चीज़ के ठान लेता हूँ, उसको करके छोड़ता हूँ, तो मुझे वास्तव में बहुत खुशी मिली और उतनी बड़ी खुशी अपनी लाइफ में मुझे कभी नहीं मिली, जब मुझे राष्ट्रपति उस समय की प्रतिभा पाटिल जी ने अपने कर कमलों से हमें सम्मानित किया। और एक भी लाभार्थी ने कहा कि प्रधान जी किसी से 5 पैसे लिए हों। एक पहला ग्राम पंचायत उप प्रमुख सचिव ने अपने मुँह से कहा कि आप हमें ये आगाह करना चाहते हैं कि मैं चुनाव ना लड़ूँ, नहीं तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाए। कुछ मुस्लिम भाई भी हमारे पास आते हैं और मुझे लगता है कि यार इनके साथ कहीं अन्याय होता है, तो उनकी आवाज़ बन के मैं काम करता हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं द विनोद पॉडकास्ट, जहां बात करते हैं सच, संवाद और सरोकार की। वैसे राजनीति में बहुत से लोग आते हैं, कुछ नाम के लिए, कुछ काम के लिए, लेकिन आज मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनके लिए राजनीति का मायने सिर्फ सेवा है। जी हाँ, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री आलोक पांडे जी। आलोक जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी, आपका भी। हम अपने तरफ से जैसे आपको कि किसी भी क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं, राजनीति के ही क्षेत्र में आगे आते हैं, चुनौतियां आती हैं। आप भी जब राजनीति में कदम रखे हैं, उस समय आपके सामने क्या चुनौतियां थी? कि राजनीति का जो एक पैमाना है आज के समय का, तो शुरू से मैं जब हम बचपन में एक आने आने का कारण मैं एक चीज बता दूं कि अल्प समय में पिताजी का जाना और मेरा गांव से लगाव होना ही सबसे बड़ा राजनीति का सबसे बड़ा कारण बना। बच्चों के बीच उसी बीच ग्राम पंचायत का चुनाव आने वाला था और बस एक क्रिकेट की टीम थी और बच्चों के कहने पे ही मैं पहली बार राजनीति में प्रवेश किया और 21 साल की ही एज में मैं अपने गांव का ग्राम प्रधान बन गया। यही सबसे बड़ा कारण रहा है। ये हमारी युवा जो टीम थी, जो क्रिकेट टीम थी, उन्हीं के कहने पे मैं राजनीति में आया। जैसा कि आप राजनीति में आए और आपका सिद्धांत था ईमानदारी, सेवा और कर्तव्य निष्ठा। राजनीतिक दौर में इन मूल्यों को बैलेंस करना कठिन है। क्या राजनीति में आपको कभी ऐसा लगा कि आप अपने सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं? ऐसा कभी नहीं लगा। और इतना मैं बता देना चाहता हूँ भैया कि मैं प्रधान रहते हुए मुझे 2008 में प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला एक अच्छे काम के लिए। और शुरू से ही एक एम था मेरा बचपन से ही कि राजनीति मेरा कमाने का कभी साधन नहीं बना। और प्रधान से लेके प्रमुख तक हर हर मंचों पे मैं कहता हूँ कि राजनीति में कोई भी 5 पैसे की शिकायत मेरी राजनीतिक करियर में कभी नहीं रही है। और कोई भी कह नहीं सकता मैंने कभी किसी को दबा कर, किसी को सता कर, किसी को परेशान करके मैंने कभी भी उनसे पैसे का कभी डिमांड किया या कभी भी कोई ऐसी बात मैंने किया जिनको तकलीफ हो या किसी के। हम समझते हैं कि एक हम अभी हादसा मैं बता दे रहा हूँ कि मैं अपने गाड़ी से जा रहा था, पीछे से एक डंपर ने हमारी गाड़ी को मारा, तो काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो मैंने उसको डांटा कि यार ऐसे बुरी तरह से गाड़ी चलवाओगे, क्या है क्या नहीं कोई चीज के लिए। कहा भैया जितना आपका लगेगा हम देने के लिए तैयार है। लिहाजा उसको 22,000 रुपए उसने हमको घर से ला के दिया। जिस समय दे रहा था उसको मेरे चेहरे की भाव मैंने देखा कि उसको बड़ा तकलीफ जैसे, अब क्या कोई तकलीफ हो रही है। लेकिन भैया मेरी बेटी की शादी है और उसी तैयारी में मैं लगा हुआ था और दुर्घटना हो गई। अब देखिए मैं कर्ज लेके चल ही रहा था, एक और परेशानी आ गई। लिहाजा मुझे बहुत ही उसकी बातों को बहुत ही झकझोर करके रख दिया। हम क्या यार बीमा तो है, इतना पैसा बीमा वाले लेते हैं, गाड़ी भेज देंगे उससे भी बीमा वाले पैसा हमको तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उसके पैसे तुरंत वापस किए। बहुत कम और लोग जो उसने है इस उसके बाद भी, मानसिकता के मिलते हैं। हाँ उसके बाद भी वो आया हमारे पास रोने लगा। बिटिया की शादी का इनवाइट हमें कार्ड दिया, तो मैं वहाँ पे पहुंचा वाह। और जो भी हो सका उसकी हर संभव मैंने मदद किया। इंसान वही है विनोद जी जो इंसान के काम आए। और जब अगर अगर हमारे पास इंसानियत नहीं है तो हमें राजनीति में बने रहने का, समाज में बने रहने का कोई हक नहीं है। एक राजनीति का पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि पहले हम हिंदू
और मुसलमान ना बने, पहले हम एक इंसान बने। हम्म, अगर हमारे पास इंसानियत है, तभी हम्म, आप एक राजनीतिज्ञ बन सकते हैं और राजनीति में रह के अच्छे काम कर हम्म। सकते जैसे अभी आपने चर्चा की कि आप राष्ट्रपति से सम्मानित हैं। हैं। जी, जी। मैं उस पहलू में जानना चाहूंगा कि वो दौर जिसमें आपके लिए अनाउंस किया गया कि आपको राष्ट्रपति जी सम्मानित करेंगे, कैसा अनुभव हुआ था उस समय आपको? आई रियली फीलिंग वेरी हैप्पी दैट उस समय का मैं बताऊं कि उससे बड़ी खुशी हम्म, कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड मेरे पास अब मेरे कर्मों के कारण मिलने जा रहा है। हम्म, और जब मैं प्रधान बना, तो उस समय के बीडीओ साहब चंद्रशेखर जी थे। तो उन्होंने कहा कि सारे प्रधानों को मीटिंग कहे कि अभी हमारे ब्लॉक में हम्म, कोई भी प्रधान को ग्राम प्रधान को राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिला है। हम्म, तो कौन कौन भरना चाहेगा? हम्म, तो मैंने हाथ उठाया। तो जो पुराने कुछ प्रधान थे, मैं पहली बार प्रधान था, हो सकता है नया जोश में उठा दिया हो। हम्म, तो दो चार प्रधान पीछे से कमेंट किसे कि यार हम 5-6 बार से मैं प्रधान हूँ, आज तक कुछ हम्म, नहीं मिला। आप हम्म, लोग वही है कि मुंगेरी लाल के हंसी सपने देख रहे हैं, ये सब संभव नहीं है। हम्म, तो उसी समय मैंने ठान लिया। और द्विवेदी जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं जिस चीज के ठान लेता हूँ उसको करके छोड़ता हूँ। हम्म, और जितना भी हो सके, उस समय दिल्ली की कई टीमें आई, हरियाणा की टीम आई, हमारे गांव को जांच किया, जो कमियां थी उसको पूरा करने का हमको समय मांगा, मैंने उसको पूरा किया। फिर 15-16 बार टीमें आई, जी, जांच की, और लास्ट में जब ओके हुआ हमारा गांव, हम्म, तो मुझे वास्तव में बहुत खुशी मिली। और उतनी बड़ी खुशी अपनी लाइफ में मुझे कभी नहीं मिली, जब हम्म, मुझे राष्ट्रपति उस समय की प्रतिभा पाटिल जी ने अपने कर कमलों से हमें सम्मानित किया। हम्म। तो मैं एकदम अपनी माँ को याद किया। उसमें मेरी माँ जिंदा थी, और बहुत खुशी की बात उस समय थी। और उससे बड़ी खुशी हमें अपनी लाइफ में मिल ही नहीं सकती। जैसे कि अभी आपने चर्चा की या ग्राम प्रधान से लेकर के ग्राम प्रधान के लिए तमाम समस्याएं रहती, समस्या क्या, वो चैलेंज है। हम्म, जैसे अपनी ग्राम सभा में तमाम ऐसे विकास के कार्य रहते हैं जिनको संपन्न कराना सबसे बड़ी समस्या रहती है। सड़कों की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना, शिक्षा योजनाओं को लाना। हम्म, आपने अपने समय में जो कार्य किए, हम्म। उनमें से कोई ऐसे 2 या 3 बड़े कार्य आप बताएं जिससे लोगों को लगा कि हाँ, ये हमारी ग्राम सभा में बहुत अभूतपूर्व हुआ है, जिसके लिए लोगों ने आपकी बड़ी सराहना की हो। एक बार उस समय मैं जब ग्राम प्रधान था, तो बहन जी की सरकार थी, और उस समय अम्बेडकर गांव का दौर चल रहा था। जी, और जितनी भी जांचें होती थी, तो ब्लॉक का एक जो भी उनका कार्य था, या तो कहे कि आलोक जी पढ़े लिखे हैं, पेशे से अधिवक्ता भी हैं, अच्छा। और मैनेज भी कर लेंगे, तो सारी जांच हमारे गांव साहब हम लगा देते थे। हम्म, तो एक बार एक जांच आई यहाँ पे, प्रमुख सचिव का जांच आया था लखनऊ से। उस समय सीडीओ राजशेखर जी थे। 2007 की बात मैं बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ के जो हेड थे प्राइमरी के, जी, उनका यानी किसी कारण से ट्रांसफर हो गया था, सीट खाली थी। तो जो पुताई उताई का पैसा आता है हम लोगों के वो तो हमारे निधि में नहीं आता है, वो आता है वहाँ के हेड के निधि में, जो जी, प्राइमरी के हेड के निधि में। तो उस समय मैंने सारे विद्यालयों को मैंने पुतवा दिया अपने बजट से, वाह। और बहुत ही नीट एंड क्लीन किया। और जितनी भी नाली थी, साफ सफाई बरसात के सीजन में। और अचानक उनका दौरा हो गया। हम्म, तो सीडीओ साहब उस समय राजशेखर जी, बाद में जिलाधिकारी भी बने प्रयागराज के, जी, तो उस समय आए। तो आए, पहला काम आए, पहले सीधे विद्यालय में गए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के हेड कौन है? कहन हेड तो बराबर 3 महीने से। कहन 3 महीने से नहीं है, और विद्यालय एक बड़ा एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। हम्म, कह नहीं प्रधान जी, बढ़िया पुतवा उतवा दिए, क्या है क्या नहीं। तो उसके बाद हमारे पंचायत भवन में आए, वहां भी देखे कि नीट एंड क्लीन सारी व्यवस्था थी। हम्म, तो जैसे वहां पे जितने भी लोग थे, गौ ग्राम पंचायतों में आप देखेंगे कि लोग शिकायत का एक दौर होता है, एक विपक्ष का एक दौर होता है कि हम्म, ये भैया शिकायत करना है प्रधान जी के, आज आज जांच आई बिल्कुल। है क्या नहीं। हम्म, आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई भी महिला या कोई भी वहां पे जितने भी लाभार्थी थे या जो नहीं भी उसमें पात्र थे, हम्म, सारे लोगों ने एक मत होके कहा कि हमारी ग्राम पंचायत बहुत अच्छा काम कर रही है। और उन्होंने पूछा कि कितनी पेंशन है, तो मैंने पेंशन की लिस्ट उनको बताया कितनी पेंशन है।
और उस समय का हमारे ग्राम विकास अधिकारी शेख कुतुबुद्दीन थे, वो भी बहुत अच्छे ग्राम विकास अधिकारी थे। जब मैं प्रेसिडेंट अवार्ड लेने गया था तो उनको भी मैं साथ, पहला मैं प्रधान था जो मेरे साथ ग्राम विकास अधिकारी गए थे, उसमें शेख कुतुबुद्दीन थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो वो भी बैठे थे, सीडीओ साहब थे, हम थे, प्रमुख सचिव थे, और जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं कहा कि आप जितने भी यहाँ पे लाभार्थी बैठे हैं आप उनसे पूछिए, लाभार्थियों से पूछिए कि आवास मिला कि नहीं मिला, हाँ मिला, प्रधान जी कितने पैसे लिए कि नहीं, प्रधान जी पैसे नहीं लिए, यानी सामने। तो उन्होंने पहली बार उन्होंने ऐसे कहा कि ऐसा मैं ग्राम पंचायत देखा कि जहाँ पे कोई शिकायत नहीं, और एक भी लाभार्थी ने कहा कि प्रधान जी किसी से 5 पैसे लिए हों। ये पहला ग्राम पंचायत वो प्रमुख सचिव ने अपने मुंह से कहा। और जैसे सीडीओ साहब यहाँ पे जांच करके गए, दूसरे दिन पेपर में मेरा नाम सहित और प्रशस्ति पत्र हमें अपने कार्यालय में बुला के, हमें और मेरे जो सेक्रेटरी थे ग्राम विकास अधिकारी शेख कुतुबुद्दीन को, दोनों लोगों को सम्मानित करने का काम किया। आलोक जी, जैसे अभी आपने ये चर्चा की, ग्राम प्रधान रहते हुए आपने इतने समाज सेवा के कार्य किए, जनता के हित के कार्य किए, और वो भी पूरी ईमानदारी से। उसके बाद आप ब्लॉक प्रमुख बने। ब्लॉक प्रमुख आप किसी पार्टी के टिकट पे लड़े होंगे? जी जी जी। तो कौन सी पार्टी थी जिससे आपने चुनाव तो लड़ा? भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल से मैं चुनाव प्रमुखी का लड़ा। और उस समय की एक और मैं आपको घटना बता दूं, प्रमुखी वाली। जिस समय प्रमुख का चुनाव था तो सपा की गवर्नमेंट थी, समाजवादी पार्टी की। अब स्थिति आप जानते हैं कि किस कंडीशन से वहाँ पे प्रमुख बनते हैं। तो उस बीच संदीप यादव जी ब्लॉक प्रमुख बन गए थे। 1 साल बीतने के बाद सरकार चेंज हुई, तब विश्वास का दौर गया। तब विश्वास का दौर, कई प्रत्याशी आए मैदान में, तो हम लोगों ने भी प्रयास किया पार्टी से टिकट मिल जाए, क्या है क्या नहीं। तो बहुत लोगों ने अपना प्रमाण पत्र लेना चालू किया, सब अपना प्रमुखी की कंडीशन तो आप जानते ही हैं। तो एक दिन मैं हाई कोर्ट से लौट रहा था, तो संदीप जी कहें कि यार आलोक जी आइए हम लोग साथ में चाय पीते हैं। वो चाय पीने का मतलब था कि उन्होंने कहा कि हम समाजवादी से हैं, हमारे पास इतना एफिडेविट है, कोई अगर आएगा तो हम हर संभव लड़ने का प्रयास करें। हम कि चाय आपने किस लिए बुलाया है? एक मित्रता के लिए आप पीने के लिए बुलाया है कि आप हमें ये आगाह करना चाहते हैं कि मैं चुनाव ना लड़ूं, नहीं तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी? क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनकी जो मंशा भी थी, लेकिन एक मन में उसी समय एक ठान लिया कि मुझे बनना है चाहे जैसे भी हो। विनोद जी आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी दिन से मैंने कोट अलमारी के हैंगर में टांगा और निकल गया। सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य जितने भी हमारे बीडी से सदस्य, सबसे मैंने एक बोला, पार्टी के जितने भी लोगों से मैं पहुंचा, हर जगह मुझे निराशा लगी। आज मैं बता दूं, जहां भी गया, अरे नहीं प्रमुखी के लिए आप मेरे पास क्यों आए हैं, ये है वो है, अपना प्रयास कीजिए। उसी समय पार्लियामेंट का केशव जी इस्तीफा दिए थे, वही चुनाव होने वाला था। तो सब कहें कि आप पार्लियामेंट के बाद आप लड़िए भी, क्यों परेशान है, क्या है क्या नहीं, कई तरह तरह का अपना अपना मत है। लेकिन हम विश्वास नहीं करेंगे, पेशे से मैं वकील भी हूँ, वकीलों की अपनी टीम लिया, और युवा जितनी भी टीम भाजपा के थे, अपने मंडल अध्यक्ष उस समय हमारे सोराव के विजय पटेल जी थे, और इधर आपके कौड़ियार के मिश्रा जी थे, तो राजेंद्र मिश्रा जी भी थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं आलोक जी आप आइए, हर तरह से हम आपकी मदद करेंगे। और युवाओं की पूरी टीम थी, हम लोगों ने, और उस समय के डीएम साहब का भी बहुत बड़ा सहयोग था। और उन्होंने हमारा, जैसे मैंने जब अविश्वास पेपर उनके सामने पेश किया, तो यही क्वेश्चन था, क्या आलोक जी आप करवा लेंगे? पार्टी का कोई बड़ा नेता आपके साथ नहीं है? हम कि हमारे पास एकदम युवाओं की टीम है, और युवा जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इतिहास बदलते हैं। अब मेरे मन में एक प्रश्न आया है। जी जी। जो शीर्ष नेतृत्व जो था, हाँ वो आपको टिकट देने के पक्ष में शायद समर्थन आपका नहीं कर रहा था, हाँ फिर भी आप चुनाव लड़े। हाँ जीतने के बाद आपके कार्य क्षेत्र पर, हाँ, क्योंकि आप भाजपा के टिकट से जीते थे, जी जी। तो भाजपा की विचारधारा अब कभी आपके फैसले को प्रभावित तो नहीं की? बहुत प्रभावित करती है। कुछ फैसले होते हैं, पार्टी के फैसले हैं
हम कभी कभी पार्टी के कुछ फैसलों को नजरअंदाज करते हुए मैं काम कर देता हूँ। कभी कभी कैसा होता है, जैसे विपक्ष का कोई व्यक्ति आया, समाजवादी विचारधारा का है, बहुजन विचारधारा का है, और उसके साथ कहीं ना कहीं किसी रूप में अन्याय हो रहा, अगर मुझे लगा कि यार इसके पीड़ित है, तो पार्टी लेवल पे हट के मैं मदद करता हूँ। ऐसे मेरे एक क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, डॉक्टर महेश यादव जी। एक मामले में उनको थाने में बैठा लिया गया। सारे पार्टी के लोगों ने हमें फोन किया कि प्रमुख जी आपको मदद नहीं करनी है इनकी, और वास्तव में उस समय वो निर्दोष थे। उस समय के तत्कालीन विधायक आज हम इस दुनिया में नहीं है, विक्रमादित्य मौर्य जी थे। उन्होंने व्यक्तिगत हमसे कहा कि आलोक जी इसमें पैरवी मत करिएगा। वो हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य था, मेरी जरूरत पे वो खड़ा था। मैंने कहा कि नहीं, मेरी प्रमुखी आज चली जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य को बचाऊंगा, और जब तक उसको छुड़ा के नहीं लाया तब तक मैं थाने से हटा नहीं। ये मेरी वहां पे जिद थी। तो कुछ फैसले होते हैं कि पार्टी लेवल से हट के मदद करने का, जब मैं लगा कि यार एक निर्दोष है और मेरा क्षेत्र पंचायत सदस्य है, मेरी लायबिलिटी है कि इनकी मदद करनी है तो करनी है। ये मेरा एकदम व्यक्तिगत विचार रहा है। और आज मैं देखता हूँ कुछ मुस्लिम भाई भी हमारे पास आते हैं और मुझे लगता है कि यार इनके साथ कहीं अन्याय हो रहा है, तो उनकी आवाज बन के मैं काम करता हूँ। जय पार्टी के लोग उसमें नाराज भी कुछ हो जाते हैं, लेकिन उनको समझाने का भी प्रयास करता हूँ कि वास्तव में निर्दोष है, इसको छुड़ाने का, इसकी मदद करने का, पेशे से वकील भी हूँ। हर जगह पैसे की बात मैं नहीं है कि हाँ उनसे फीस लिया हूँ कोई चीज, अगर हमें लगा कि यार ये निर्दोष थे तो उसको बचाने का मैंने भी काम किया। ये पूरी राजनीतिक कैरियर आज से नहीं, मैं प्रधान से लेके प्रमुख तक का है कि जहां मुझे लगा कि जरूरतमंद है उसकी मदद करता हूँ, और जहां कि इसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी मैंने मदद किया। आलोक जी, अब मैं थोड़ा सा एक अपने पॉडकास्ट के दूसरे सेगमेंट में चलना चाहूंगा, क्योंकि आप भी युवा ही हैं। आज के समय में युवा राजनीति में कम आना चाहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरी राजनीति, अच्छा नेतृत्व मिले, युवा को आप क्या कहेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन तो आपका तो बहुत बढ़िया है, और हम इतना कहना चाहेंगे आज के युवाओं के लिए, विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश इसमें मान के चलिए कि भारत हो गया, और सबसे ज्यादा युवा अगर विश्व में सबसे ज्यादा है तो भारत में। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उठो जागो, जब तक अपने लक्ष्य की पूर्ति ना करो तब तक चलते रहो। और उनसे सीख लेना चाहिए आज के युवाओं को। हम समझते हैं कि उनसे बड़ा, हम समझते हैं मार्गदर्शक दुनिया में कोई हो नहीं सकता स्वामी विवेकानंद जी की तरह। और आज के युवाओं की पता नहीं क्या शैली हो गई है कि अपने लक्ष्य से एकदम भटक चुके हैं। हम समझते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को इसमें राजनीति में आने की जरूरत है। ये मान लेना कि राजनीति गंदी है, अगर आपको नाले की गंदगी साफ करनी है तो नाले में आपको उतरना पड़ेगा, तभी गंदगी साफ होगी। और राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कैसे गंदगी साफ होगी? तो अच्छे लोगों की जरूरत है, पढ़े लिखों की जरूरत है। युवाओं से ये अपील है कि आप लोग जो राजनीति में रुचि ले रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं तो अपने तैयारी करें। जो राजनीति में रुचि ले रहे हैं, जाति और धर्म से हट कर अगर काम करेंगे, एक मानवता के निगाह से काम करेंगे, एक जरूरतमंदों की मदद करने का काम करेंगे, तो इससे बड़ा हम समझते हैं कि प्लेटफॉर्म इस समय कोई दूसरा नहीं। अब हम बात करते हैं 2027 की। हमने सुना है कि आलोक पांडे जी चुनाव की तैयारी में लगे हैं, तो क्या ये राज खोलना चाहेंगे कि आप विधानसभा के चुनाव में? तैयारी तो मैं 22 में भी कर रहा था, लेकिन एक राजनीति की सबसे बड़ी बात है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की, जो सत्य है विनोद जी, कि आप बहुत तैयारी करें। पहले पूछे जाते हैं, आपके काम नहीं पूछे जाते कि आपने काम क्या किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि राजनीति में मेरा 100% रिजल्ट है। मैंने जिंदगी में जितने चुनाव लड़े हैं, हमेशा मुझे सफलता मिली है, और लोगों ने जाति और धर्म से उठकर मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के उन्होंने मेरा सहयोग किया। लेकिन जब टिकट की बात आती है तो लोग पूछते हैं कि किस बिरादरी से हैं।
आपकी बिरादरी की संख्या बताइए कि आपकी विधानसभा में उसी समय बहुत तकलीफ होती है कि जब ग्राम प्रधान रहते हुए लोगों ने मेरी बिरादरी नहीं पूछी, प्रमुख रहते हुए मेरी बिरादरी नहीं पूछी, अज्ञा क्या पार्टी के लोग क्या बिरादरी पूछकर टिकट देंगे? अगर बिरादरी पूछ के टिकट दिए तो अच्छे लोगों को राजनीति में फिर स्थान नहीं मिल सकता। आप सर्वे कराइए कि राजनीति में कौन अच्छा काम कर रहा है। कहीं से भी आपको मैं बता दूं कि प्रधान से लेके प्रमुख रहते हुए कहीं से भी कोई शिकायत कर दे कि प्रमुख जी ने आपने यहाँ पे गलत काम किया, यहाँ पे आपने किसी की जमीन कब्जा किया, यहाँ पे किसी के साथ अन्याय किया है, उस दिन राजनीति से टोटल इस्तीफा दे दूंगा, कभी राजनीति में। मैं राजनीति में कमाने के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं आया हूँ। मेरा एक उद्देश्य है कि राजनीति में जरूरतमंदों की मदद करना, और भारत है जो हमारे पार्टी का एक उद्देश्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसी उद्देश्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर टिकट मिलती है, अगर मान लीजिए आपको टिकट मिलता है, हाँ, और टिकट मिलता है तो जनता आपको विधायक बनाएगी, क्योंकि आप हमेशा चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, तो आपका ये आत्मविश्वास है। और मुझे लगता है कि आप पे जो मेहनत की है, आपने जो असहाय लोगों की सहायता की है, निष्पक्ष होकर के आपने जो सहायता की है, उससे लोग आपसे प्रभावित हों। जी जी। जनता ने आपको विधायक बना दिया, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, एजुकेशन इज द बेस ऑफ लाइफ। शिक्षा ही जिंदगी का सबसे बड़ा आधार है। और मैंने शुरू से ही, जब मैं ग्राम प्रधान था तो अपने प्राथमिक विद्यालय में जाता था, आधा घंटा 1 घंटा बैठता था, बच्चों के बीच में बैठता था, उनके कंडीशन के बारे में, क्या क्या पढ़ रहे हैं, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। और हर बार जब पेरेंट्स और मीटिंग होती थी तो मैं टीचरों से यही कहता था कि जिस प्रकार आप लोग अपने बच्चों की शिक्षा देते हैं, उनको पढ़ाती हैं, उसी प्रकार ही हमारे बच्चे हमारे गांव के हैं, एक कल के भविष्य है हमारे देश के। कल इनको प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक बनना है, और डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस बनना है। एक भी बच्चा अगर गड़बड़ हो गया ना तो सारे समाज को, सारे गांव को एकदम दूषित कर देगा। इसलिए ऐसे संस्कार दीजिए कि बच्चा योग्य बने, और हमारा मेन फोकस ईमानदारी और शिक्षा पे ही है। और अगर मैं ईश्वर की कृपा से अगर विधानसभा अगर चुनाव लड़ता हूँ, जीतता हूँ, तो पहला उद्देश्य है कि जितना भ्रष्टाचार जो देश का शिष्टाचार बन गया है, जितने भी छोटे से लेके बड़े कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और बच्चों की शिक्षा के ऊपर, उच्च स्तरीय शिक्षा, जैसे लोग कहते हैं प्राइमरी में जाने में कतराते हैं, सरकारी अस्पतालों में जाने में कतराते हैं, इस सब चीजों में विशेष ध्यान देने का काम करेंगे। मतलब आगे आने वाले समय में लोगों को आलोक पांडे स्टाइल का विकास देखने को मिलेगा, जी जी, जिसमें शिक्षा को विशेष प्राथमिकता आप दे रहे जी हैं। जी। आलोक जी, एक बार मैं फिर से आपको पीछे ले चलना चाहूंगा। जैसे आप जब ब्लॉक प्रमुख थे, जी जी उस समय भी आपने अपने क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम किए। जी जी जी। कुछ उसमें से एक दो बड़े काम जो आपने किए हो, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उस समय विद्यालय का कायाकल्प वाला स्कीम चल रहा था। हाँ, कायाकल्प बहुत अच्छा योजना स्कीम चल रहा था। जी, केंद्र सरकार की थी। और उस समय मैं देखा कि जैसे अपने एक हमारे ब्लॉक स्तरीय में गांव में एक नारायणपुर गांव सभा था, जी। वहाँ की मैडम रुचि सिंह थी, तो बहुत अच्छी ये टीचर है। तो उन्होंने हमें एप्लीकेशन दिया कि प्रमुख जी हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए कुछ वो नहीं है। तो मैं विद्यालय में, हम कही ठीक है, आप विद्यालय में किसी तो एनुअल फंक्शन में हमें बुलवाई। तो वहाँ पे मैंने देखा, और बच्चों के लिए आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत अच्छा विद्यालय मैंने वहाँ पे, विद्यालय में मैंने काम करवाया। एक पुस्तकालय है, बच्चों को खेलने के लिए भी वहाँ पे एकदम जिम वाला सिस्टम पूरा वहाँ पे दिया गया, और हैंड वॉश करने के लिए एक अलग से टॉयलेट उनके लिए। तो बहुत अच्छा कार्य वहाँ वहाँ पे मैंने किया। कई विद्यालयों में जो हमारे, जैसे मलाक चौधरी में, भदरी में, गद्दोपुर में, ऐसे ऐसे कई विद्यालयों में मैंने बढ़िया काम करवाया है, जो आज भी एक उदाहरण का कार्य रहा है। और नाली खड़ंजा तो हम समझते हैं कि हर ग्राम सभाओं में तो वो तो चलता है रहेगा, वो तो बात की बात है। लेकिन हम विशेष तौर पे अपने पूरे कार्यकाल में तो शिक्षा का जितना भी हम समझते हैं कि अपना विद्यालय था, चाहे प्राइमरी हो या जूनियर,
वहाँ पे जाके जितने भी हो सके अपने निधि से वहाँ पे जाने का काम किया और काम करवाने का भी काम किया। विद्यालय में शिक्षा सबसे आपकी प्राथमिकता में रहा प्राथमिकता है। रहे कि अगर बच्चे अगर योग्य रहेंगे, हम्म, बच्चे अगर हमारे विद्यालय से अगर 2-4 बच्चे अगर होनहार निकलेंगे तो हमारे देश में प्रगति में बहुत बड़े सहायक बनेंगे। हम्म। कि जहाँ का युवा, जहाँ का बच्चा आगे बढ़ेगा, तो हम समझते हैं कि तभी देश का विकास संभव है। आलोक जी, एक नेता होने के साथ साथ में एक आम इंसान भी हैं। हम्म, मैं जानना चाहूंगा आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है दिन की शुरुआत और तो आम समापन कैसे होता है आम दिन का? आम जनता की तरह ही क्या होती। सोचते हुए आप सोते हैं? अब क्या सोते दिमाग में देखिए, चलता है? और काफी हद तक हमारी गांव की जनता ही हमें उठाती है सुबह। अगर हम्म, हम सुबह अगर दो रात में 2 बजे सोते हैं तो सुबह यहाँ पे 6-7 बजे लोगों का आना चालू हो जाता है। हम्म, और जितना भी कोशिश करता हूँ विनोद जी कि इनकी मैं मदद करूँ। थाने का हम्म, मैटर अधिक आता है, मारपीट ये सब चीज़ समझाने का काम, उसके बाद थाने में समझाने के यार दोनों पार्टी को बुला के समझौता करा दीजिए। ये नहीं कि हम्म, यहाँ बंद करवा के उनको 4 लाठी मारो, ये सब काम हमारे पास नहीं। हम्म, कि उनको जैसे जमीनी संबंधित विवाद काफी इस समय चलता है, गांव हम लोगों का क्षेत्र काफी हद तक हमारी ग्राम सभाएं काफी नगर निगम में है, तो वहां भी निपटाने का काम जल्दी कराना। तो जनता से शुरुआत होती है हम्म, और शाम के निमंत्रण से होते जनता के बीच में ही हो जाती है। पर्सनल काम अपना पारिवारिक काम छूट जाता है, रिश्तेदार भी नाराज हो जाते हैं कितना ये व्यस्त हो हम्म, गए हैं। पर्सनल काम पत्नी भी नाराज हो जाती है कि आज ये सामान मंगाए पहुंच नहीं पाया। कहन सारा दिन जनता के बीच में रहोगे, घर का काम कब हम्म। होगा। तो तो चलिए यही भी एक मेरा मेरा अगला जनता। प्रश्न भी यही था हाँ, कि पूरा समय आपका जनता के बीच में भी हाँ, जाता काफी है। हद तक जनता के बीच। परिवार का आपका इसमें कितना सपोर्ट रहता है? क्योंकि परिवार भी जो है आपकी जिम्मेदारी है। जितने भी बड़े राजनीतिज्ञ हैं, परिवार का सपोर्ट तो हम समझते हैं कि बहुत ही कम उनको मिलता है, जहाँ तक मेरा मानना है। और राजनीति की लड़ाई इंसान को खुद लड़नी पड़ती। परिवार देखिए, राजनीति भी एक अपना परिवार है। हम्म, और बड़ी उम्मीद से लोग प्रधान बनाते हैं, ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। हम्म, इस उम्मीद से अब ये सोचता हूँ कि अगर उम्मीद से अगर जनता चुनी है या हम्म, उतना प्यार कर रही है हमें एक परिवार की भांति, तो हम्म, हमने मेरी भी एक लायबिलिटी बनती है कि उनके दुख सुख में उनके सहयोग करें। पहली प्राथमिकता मैं निश्चित जनता निश्चित। को देता हूँ। आप एक चीज, एक हादसा मैं आपको मैं बता दे रहा हूँ, मैं पेशे से वकील भी हूँ। हम्म, एक व्यक्ति जेल से लेटर भेजा हमें, जेल से हम्म, बीबी के हाथ। उसकी बीबी रोते हुए आई और कहे कि ये लेटर, मैं लेटर पढ़ा तो हमारा परिचित था ही, बगल ग्राम सभा शिवगढ़ का था और रिक्शा चालक था, ट्रॉली चलाता था। हम्म, कहा भैया किसी कारण से पारिवारिक विवाद के कारण मैं जेल चला गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पत्नी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को और खुद खाना खा सके। हम्म, मेरी बेल करवाई और जो भी पैसा आपका लगेगा मैं निकलने के बाद आपको दूंगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी पत्नी ने कहा कि पेपर जो था मैंने हम्म, उससे मंगवाया, आधार कार्ड लिया, मैंने कहा कि 2 जमानतदार तैयार करो और जितना भी वो लगा मैं कचहरी में बहस करवाई। कचहरी से बेल खारिज उसकी हो गई और पहुंच गई हाई कोर्ट में। हम्म, तो 308 का मैटर था, तो हाई कोर्ट से मैंने बेल कराई उसकी। बेल कराने के बाद उसके पास जमानतदार भी नहीं था, हम्म, तो 2 जमानतदारों को, जो जमानतदार होते हैं उनकी खतौनी की व्यवस्था करवाई, उसका बेल करवाया। यानी गरीब का तो हम समझते हैं कि सहारा बहुत कम लोग होते हैं, अमीर का कोई मैटर होता है हम्म, कई जमानतदार खड़े हो जाते हैं, हम्म, लेकिन सही गरीब का कह। तो कंडीशन आप समाज की आप जान ही रहे हैं। तो उसकी मैंने जमानत करवाई और हम्म, जब जमानत से वो छूट के आया तो आधा किलो मिठाई एकदम लड्डू लेके अपना और कुछ हम्म, पैसे, हम्म, कहा भैया अभी इतना रखा, धीरे धीरे जैसे काम करेंगे तो आपको देंगे। हम्म, लेकिन मैंने पैसा उससे नहीं लिया, बहुत रिक्वेस्ट उसने किया, तो जाके मैंने लड्डू एक उसकी खाई और बाद में कहा कि और लोगों को अपना बांट देना। तो हम्म, ये कुछ हादसा होते हैं तो जो दिल को छू लेने वाली, आपको मैं बताया हूँ कि एक हादसा उसमें भी था। वो हम्म, आज भी लेटर वो हमारे पास सुरक्षित रखा हुआ है, हम्म, वो जेल से उसने लिखा था और हम्म। मैंने वो काम कराया था। जैसे अभी हम परिवार की चर्चा कर रहे थे तो मुझे एक वाकया आपके परिवार से याद आता है। हम्म, वाकया क्या, वो सुखद पल रहा है। हम्म, आपकी बेटी ने हम्म, किसी खेल प्रतियोगिता में हम्म, शायद प्रदेश स्तर पर उसने कोई सफलता अर्जित की है। जी जी।
क्या है इसके बारे में आप थोड़ा सा अभी विस्तार से बताएं। देखिए, मेरा बच्चों से मैंने एक एक्चुअली जो बड़ी वाली बेटी है, लंबाई हमारी ही की तरह उसकी है। तो अभी सीबीएसई बोर्ड में क्लास 9th की छात्रा है। तो शुरू से उसका बचपन से एकदम खेलों के प्रति उसका रुझान रहा है। और मेरा भी कहना है कि खेल तो करो, लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो। पढ़ाई में पढ़ने में भी ठीक ठाक है, लेकिन अभी क्लस्टर में उसका हुआ था, गोला फेंक में, और उसके पास लगभग 7-8 मेडल अर्जित की है। अपनी तैयारी कर रही है। बाकी मैंने उससे भी कहा कि देखो, खेलों के साथ साथ पढ़ाई का भी विशेष ध्यान दो। लेकिन नहीं, पापा कहें कि इसमें है तो कल किसी भी जॉब में भी जाएंगे तो उसमें परसेंटेज का हमको उसमें वेटेज मिलेगा। तो अपनी तैयारी कर रही है खेल का। वो खेल के क्षेत्र में भी बहुत सारी हाँ, संभावनाएं बड़ी हैं संभावना है यार। देश की आज बच्चियां हम के समय में समझते तो हैं बेटियां कि काफी आगे बढ़ी देश हुई के हैं। लिए तमाम मेडल और तो पदक अगर ला देश रही के हैं। लिए अगर खेलती है तो हमारे लिए के अच्छा ही रहेगा, और खासकर देश के लिए और हमारे ग्राम के लिए सफल राजनेता एक के सफल। साथ में आप एक सफल पिता भी हैं। जी जी। इसका मतलब परिवार का सहयोग आपको मिल रहा है। हाँ। जिस तरीके से चुनावी गतिविधियां चल रही हैं जी 2027 के चुनाव को लेकर जी के, जी। आप भी, चूंकि अभी तो आप भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य हैं, जी जी कितनी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे? क्योंकि आपकी जो विधानसभा है वो शायद प्रयागराज की फाफाऊ विधानसभा पड़ती जी 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 जी। है। यहाँ का जो समीकरण है वो शायद कुछ अलग है। हम्म। क्या संभावना है, पार्टी आपको टिकट देखिए, देगी? हमारा जो ग्राम सभा है, ये 2 विधानसभा का बॉर्डर है। जी। हम सोराव के प्रमुख भी रहे हैं, और आधा ग्राम सभा जो हमारे ब्लॉक में था, लगभग आधा से ज्यादा तो सोराव में था, और आधे से कुछ कम मान के चलिए फाफामू में था। तो दोनों विधानसभाओं का प्यार हमें हमेशा शुरू से ही मिला आया है। दोनों हाँ। विधानसभाओं में कहीं भी टिकट नहीं नहीं, मिलता है तो सोराव तो आप रिजर्व है। सोराव तो पिछले अच्छा। 15 सालों से रिजर्व चल रही है। जी। जो फाफामू की संभावना है, हम तो कह रहे हैं कि फाफामू में अगर ना दे तो हमें प्रयागराज के किसी भी विधानसभा से लड़ा दें। मैंने आपसे शुरू से मैंने बताया क्या कि राजनीति में मेरा 100% रिजल्ट है। जी। तो कहीं से भी पार्टी अगर हमें अगर विश्वास करके देती है तो हम रिजल्ट देने का, और वहां की जनता को जिस सम्मान से अगर हमें चुनाव जिताएगी, उनके मान सम्मान में कभी कमी आने नहीं दूंगा। जब मैं प्रधान भी था, गांव के मान सम्मान में कमी नहीं आने दिया। मैं ब्लॉक प्रमुख था, वहां पे पूरे ब्लॉक में उनके सम्मान में कभी कमी आने नहीं दिया। और विधानसभा में आपसे वादा कर रहा हूं कि विधानसभा के अगर चुनाव अगर जनता कहीं से भी हमें चुनती है तो वहां के क्षेत्र के मान सम्मान में कभी कमी आने नहीं दूंगा। ये आपसे मेरा वादा रहा। अन्य जो पार्टियां हैं, हम्म, चूंकि बीजेपी से टिकट मिलना टेढ़ी खीर रहती है, हम्म। तो क्या किसी दूसरी पार्टी के अभी लोगों ने आपसे संपर्क किया? अभी ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ चीजें थोड़ा से अंडरस्टूड रहता है तो द्विवेदी जी तो ठीक ही रहता है। दिक्कत एक और बात है, कुछ चीज होती है ना, कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में हम लोग हैं, विचारधारा, अंतरात्मा आपकी किससे मैच कर रही है। सिद्धांत से तो वही नहीं कुछ। समझौता होना हाँ, चाहिए। जो सिद्धांत से समझौता अगर कर लिया तो इंसान इंसान नहीं रह जाता। हम उस पार्टी में रहना चाहेंगे जहाँ पे हमारा सम्मान बचे, जहाँ देश का सम्मान बचे, और जहाँ पे हम हमारे लोगों का सम्मान बचे, हम उसी पार्टी में रहना चाहते जैसा कि राजनीति में कुछ काम ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगे, कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं। प्रशंसा और आलोचना दोनों मिलती है। प्रशंसा तो सबको अच्छी लगती है, हैं। आलोचना के समय आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, आलोचना प्रशंसा, ये राजनीति के दो पहलू हैं, इससे आप बच नहीं सकते। भगवान राम को जब जनता नहीं छोड़ी है तो हमें छोड़ सकती है? हाँ? आप बताइए, भगवान राम जिस समय वन में गए, वन आने के बाद जनता ने क्या क्या उनके ऊपर कहा, भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा। तो हम तो एक आम इंसान है कि तुच्छ मात्र की एक हम समझते कि इंसान है। तो हम समझते हैं कि जितना भी हमारा विरोध भी होता है तो उसमें हम घबराते नहीं। हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। बाकी तो संतुष्ट हम समझते हैं कि सबको संतुष्ट किया नहीं जा सकता इस कलयुग में।
कोई ऐसा पल जब आपको लगा हो कि अब समस्या बड़ी है और फिर आपने कमर कसी हो, नहीं, बहुत पीछे नहीं समस्या आ हटना जाती हैं। कई कई चीजों योजनाओं में जब सीधा डिमांड लोग करते हैं बड़े बड़े अधिकारी कि इतना बिना देहे आपका काम नहीं होगा, तो बड़ा तकलीफ होती है कि राजनीति में हम तो यार बिना निःशुल्क काम कर रहे हैं, पूरा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं है। जनता की सेवा के लिए। हम्म, अगर वहां पे उसके बाद कहते हैं कि आपको मैनेज करना पड़ेगा, वहां पे वो करना पड़ेगा, तो वहां पे बड़ा तकलीफ होती है। तब बड़ा तकलीफ होती है कि राजनीति में बने रहना ये आसान काम नहीं आसान काम नहीं है है। विनोद जी। राजनीति सबके हाँ, बस का नहीं है। राजनीति सबकी बस की है, और अगर वहां से आप घबरा गए, हम्म, राजनीति आपको हर कदम पे परीक्षा लेती है, हम्म, हर तरह से, कि एक एक कदम आप बढ़ेंगे तो दर दर पे आपको परीक्षा हम्म, देनी पड़ती है। अगर परीक्षा में अगर आप फेल हुए तो हम्म, वहां पे आप आगे बढ़ नहीं सकते। ये हम्म। है राजनीति। लेकिन अब वो समय आ गया है हम्म, जब आपसे जनता कुछ पूछेगी, कुछ अपेक्षाएं करेगी। आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं? आप अपने क्षेत्र के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहते हैं? हम जनता से यही कहेंगे कि उस पार्टी के साथ आप जुड़िए जिससे आपके गांव का प्रगति हो, आपके समाज का प्रगति हो, आपके देश का प्रगति हो। हम्म, अभी एक घटना अभी आपने दिल्ली में भी देखा है। हम्म, हम समझते हैं कि उससे इस घटना की जितनी भी निंदा किया जाए उतनी कम है। हम उसी पहलू पे आना और चाह रहे थे। एक चीज और बता दें, और कष्ट इस बात का है कि उसमें जितने भी शामिल थे सब पढ़े लिखे हम्म, योग्य व्यक्ति शामिल थे। डॉक्टर जैसे, जिसे हम लोग डॉक्टर का दर्जा भगवान को देते हैं, हम्म, तो वो तो साले शैतान से भी बढ़ के काम किए। ऐसे लोगों को माफी का कोई स्थान नहीं है इस पृथ्वी लोक पे। हम्म, कि मानवता आप को भी। इस मानवता को एकदम आपने एकदम धज्जियां उड़ा दिया। हम्म, उनका क्या दोष था जो निर्दोष अभी 12-14 लोग मरे? क्या दोष था बताइए? सब क्या पढ़े लिखे उसे मिल, शिक्षित लोग सब थे। शिक्षित लोग थे। एक अनपढ़ गंवार करता तो एक बार शोभा देता कि यार इसके पास कमाने का कोई साधन नहीं है, आतंकवादी बना हुआ एक काम कर रहा है। आप पढ़े लिखे जीवन दान देने वाले, आपकी तुलना तो भगवान के समकक्ष किया जाता है। हम्म, ये बहुत बड़ा देश के लिए अभिशाप है। ऐसे लोगों को हम समझते हैं कि सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए, या बाबा जैसा एकदम एक चौराहे पे कांड करो, दूसरे चौराहे पे उनको एकदम यमलोक भिजवा दो, ऐसा काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को हम समझते हैं कि कोई स्थान नहीं। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हम्म, कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। एक हम समझते हैं कि अपराधियों पे एक तो डर तो व्याप्त है। बुलडोजर का अपना काम कर रहे, उनका घर गिराया जा रहा है। और हम समझते हैं कि बहुत, और एक से एक अपराधी तख्ती लेकर थाने में खुद हाजिर हो जा रहे हैं कि मैंने अपराध बंद कर दिया है और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। बहुत असर गया। जनता लेकिन जनता में इस कदम का क्या असर दिख रहा है बहुत अभी? अच्छा असर दिखा है। बाबा 2 बार मुख्यमंत्री रहे, तीसरी बार बनने जा रहे हैं। जनता एकदम एक तरफा उनके साथ खड़ी हुई। अभी बिहार के चुनाव में आपने देखा, कल एनडीए की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। और जहां जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रचार किए, वहां पे हम समझते हैं कि 100% सीट निकलने का दावा मैं कर रहा हूं विनोद जी, आप देख लीजिएगा दावे के साथ। जय हो। हाँ, हम समझते हैं कि वहां पे सरकार बनने जा रही है, नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः बिहार में सरकार बनने जा रही प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा है उत्तर है। प्रदेश। जी 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 समस्याएं भी हैं, जी। चुनौतियां भी हैं, हम्म, और चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को कमर कसना चाहिए। जी जी। सरकार के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? क्या सरकार वास्तव में जनता के हित में काम कर रही है या सिर्फ दिखावे का कर रहा है? जनता के हित में वास्तव में काम हो रहा है, धरातल में दिख रहा है। आप रोड के मामले में देखिए, हम समझते हैं कि रोड के मामले में उत्तर प्रदेश का एक कोना बाकी नहीं जहाँ पे काम ना चल रहा हो। लाइट के मामले में देखिए, पहले एक हफ्ते दिन आती थी, एक हफ्ते रात आती थी।
आज कंडीशन है कि हम 18 घंटे 20 घंटे शहरों में और गाँव में बराबर बिजली हमको मिल रही है। सुरक्षा के मामले में हमारे घर की बहन बेटियां, समाज की बहन बेटियां जा रहे हैं, और चाहे जिस समय जा रहे हो, जब आ रहे हैं, कोई भी उनको दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़ रहा है। आज भी खेलों के क्षेत्र में देश बहुत आगे प्रगति किया हुआ है। हर फील्ड में, कोई भी फील्ड ऐसा बाकी नहीं है कि भाजपा के धर्म का ही काम कर रही है। हर फील्ड में आप देखेंगे ऐसा कोई फील्ड बाकी नहीं है जिसमें योगी जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में काम बढ़िया नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा तो है हम और ईमानदारी से धरातल में काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आलोक जी, हम एक दो प्रश्न आपसे व्यक्तिगत तौर पे करेंगे। हम्म, जैसे मैं आपके सोशल मीडिया की प्रोफाइल चेक कर रहा था, हम्म, मुझे वहाँ दो तीन चीजें मिली। हम्म, एक तो आपका एक धार्मिक स्वभाव देखने को मिला। हम्म, अक्सर आप तीर्थ स्थलों पर जाना और ये सब चीजें आप करते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बचपन से मिले। क्या इसमें आपकी माँ का कोई योगदान रहा है? मैया माँ का बहुत बड़ा योगदान है, आज मैं जहाँ पे हूँ माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज दुनिया में नहीं है मेरी माँ, लेकिन माँ मेरी बहुत ही धार्मिक विचारधारा की थी। और ननिहाल के पक्ष से मैं बता दूं कि नाना जी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और एक राजनीतिक परिवार से मेरी माँ रही है, और कभी भी इतनी नेक और ईमानदार मेरी माँ थी, कभी भी लड़ने का काम कभी नहीं सिखाया हमें, बेईमानी कभी नहीं। आज मैं ईमानदार हूँ, आज मैं अपना सीधा स्वभाव है, और आज मैं धार्मिक हूँ, उसमें मेरी माँ कहते हैं। बचपन में पिताजी का साथ तो छूटा, लेकिन माँ ने एकदम हमें माँ बाप का प्यार दोनों दिया, और दुर्भाग्य ही रहा है। और आज के युवाओं से भी मैं एक बातें बताना चाह रहा हूँ कि जब तक इस दुनिया में माँ बाप है, इनका सम्मान बहुत जरूरी है। अगर जिसने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया, वो गांव की जनता और देश की जनता का कभी सम्मान नहीं कर सकता। हम पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, इस आपकी इस मीडिया, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि युवाओं से एक है कि पहला सम्मान जो आजकल के हम समझते हैं कि लोग घूमते रहते हैं कि वरिष्ठ समाज सेवी, घर में माँ बाप एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर घर के लोग संतुष्ट नहीं, आपके माँ बाप संतुष्ट नहीं, आपके पड़ोसी संतुष्ट नहीं, आपको राजनीति में आने का कोई अधिकार नहीं। आप भावुक हो गए हाँ, माँ के नाम पर, आंसू भी आपकी आंखों में आ गए। निसंदेह आपके जीवन में आपकी माता जी का बड़ा प्रभाव रहा है। हर इंसान को अपने माता पिता की सेवा का उत्तरदायित्व पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए। ये हर भारतीय के लिए ये सिद्धांत है, और भारतीय संस्कृति भी रही है कि और एक चीज और बता दें, मातृदेवो भव और पितृदेवो भव की माँ संस्कृति माँ रही है। मेरी जब हॉस्पिटलाइज थी, तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि आप, उसमें मैं वर्तमान में प्रमुख था, कि आप किसी को लगा दीजिए, किसी आप नौकर को लगा दीजिए, माँ की सेवा करें। तो मैंने कहा कि जिस भाव से मैं करूंगा माँ की सेवा, वो भाव से कोई दूसरा नहीं कर सकता। और ये बताते हुए मुझे बहुत हुई कि माँ के लास्ट सांसों तक मैं माँ के साथ खड़ा रहा। आज मैं जहां भी हूँ, उस माँ का आशीर्वाद है। दोस्तों, ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं जो भावनाओं से जुड़ करके जनता की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ होकर के सेवा करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति निस्वार्थ सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करती है। आज हम लोग आलोक पांडे जी से मिलकर के इस बात को तो स्पष्ट कर ही चुके हैं कि राजनीति में अच्छे लोग भी हैं, और अच्छे लोगों को राजनीति में आना भी चाहिए। आपके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो निसंदेह प्रशंसनीय है, और हम सब लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आप 2027 में अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको सादर धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, और आपकी पूरी टीम को भी, और आप ऐसे प्रगति करते रहिए, और आपकी पूरी टीम आगे ऐसे बढ़ती रही। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ। दोस्तों, ये थे आलोक पांडे जी, जिनका अभी हम लोगों ने साक्षात्कार लिया, इनके विचारों से अवगत हुए। फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। और हाँ, अगर आपको लगे कि ये बातचीत सकारात्मक थी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।
मिलेंगे फिर किसी नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।